गुड आफ्टरनून क्लास। स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे जो आपका फर्स्ट पेपर है, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ये पहला पेपर आज हम पढ़ेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है शिक्षा एवं दर्शन। तो शिक्षा एवं दर्शन के बारे में ही आपको पहला पेपर पढ़ना होता है। ये वास्तव में बहुत आसान भी होता है और बहुत कठिन भी होता है। आसान हो जाता है यदि आप प्रैक्टिकलाइज करने लगते हैं अपनी लाइफ को। अगर आप इस तरह से सोचने लगते हैं कि आपको शिक्षा कहां से मिली है, कैसे मिली है, आप कैसे ले रहे हैं शिक्षा और कैसे प्रसार कर रहे हैं शिक्षा का, और आप विचार करते हैं इन चीजों के बारे में, तो आपको बहुत आसान लगता है। लेकिन यदि आप टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, आपको यदि शिक्षा केवल और केवल इसलिए मिली है ताकि आप उसको प्रयोग कर पाए लाइफ में और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर पाए, तो ऐसे में आपके लिए टफ होगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है इसलिए आपको ये टफ लगता है। लेकिन अगर उस थियोरेटिकल सब्जेक्ट को आप सोचने लगते हैं, अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करने लगे, तो ये बड़ा सिंपल हो जाता है। तो आइए जरा हम इसे कोशिश करते हैं समझने की। जो शिक्षा एवं दर्शन ये टॉपिक होता है, इससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, शिक्षा क्या होता है पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो शिक्षा है ये अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से बना हुआ है, और एजुकेशन कहां से आया है, एडुकेयर से आया है। ठीक है, एडुकेयर। इस एडुकेयर शब्द का अर्थ क्या होता है, सिखाना अथवा ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। और दर्शन जो है वो फिलॉसफी शब्द से आता है। फिलॉसफी को अगर आप दो भाग में तोड़ते हैं तो क्या होता है, फिलो प्लस सोफिया। सोफिया, तो ये फिलो प्लस सोफिया, इस दोनों का मिला के अर्थ जो आपका हो जाता है लव टू विजडम। ठीक है ना, सोफिया आपका लव होता है और फिलो विजडम। तो लव टू विजडम मतलब यदि आप विजडम को चाहते हैं तो वो दर्शन हो जाता है, वो फिलॉसफी हो जाती है। तो दर्शन और शिक्षा आपको इस प्रकार से यहां पे समझना होगा। देखिए, शिक्षा आपको बचपन से मिली है और अभी भी मिल रही है, और भविष्य में भी आप शिक्षा का जब प्रसार कर भी रहे होंगे तो उस टाइम पे भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे शिक्षा के बारे में कुछ न कुछ। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि शिक्षा का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। मतलब अगर इसका टाइम स्पैन देखें, वो कितने समय से चालू होकर के कितने समय तक जाता है, तो ये बहुत समय से चली आ रही है, कई सदियों से चली आ रही है और कई सदियों तक चलेगी। तो इसकी ये सीमा आपने देख ली कि शिक्षा की सीमा बहुत बड़ी है। और दर्शन की सीमा तो इतनी बड़ी है कि आप जहां भी विचार करते हैं, जहां पे भी अपना दृष्टिकोण अप्लाई करते हैं, वो सभी आपका दर्शन हो जाता है। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन इस पे पूछ लिया जाता है कि ज्ञान क्या होता है। इसमें जो एक टॉपिक होती है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान ये टॉपिक होती है। तो ज्ञान क्या होता है, इससे क्या समझते हैं। ज्ञान नॉलेज शब्द से बना हुआ है, और नॉलेज क्या होता है जानते हैं, ट्रिपिटेट रूल इसका है। ट्रिपिटेट मतलब इसमें 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, ट्रुथ, जस्टिफाइड होना चाहिए इसको, एंड बिलीफ होना चाहिए। ट्रुथ क्या होता है, सत्य, मतलब ज्ञान को सत्य होना चाहिए। जस्टिफाइड उसको आप सिद्ध कर सके, ठीक है। और बिलीफ मतलब आप उस पर विश्वास कर सकते हो, ठीक है। तो वह सूचना जो सत्य हो, जिसे सिद्ध किया जा सके और जिस पर विश्वास किया जा सके, वो क्या कहलाती है, वो ज्ञान कहलाती है। तो ट्रुथ, जस्टिफाइड एंड बिलीव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉलेज, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बहुत सारे फिलोसोफर्स के या फिर शिक्षाविदों के इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी होगी, उनके स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी होगी। तो कुछ बड़े लोगों के नाम हम लोग ले लेते हैं यहां पे। जैसे रामानुज का नाम सुना होगा आपने। रामानुज जी थे विशिष्टाद्वैतवाद एक दर्शन है, तो विशिष्टाद्वैतवाद के वो समर्थक रहे हैं, उन्होंने उसको चालू करवाया था। तो उनका कहना था कि
जो आत्मा है, आत्मा का आवश्यक गुण है, आत्मा का आवश्यक गुण है ज्ञान। ये किसके अनुसार है? रामानुज के अनुसार। एक और चीज है, हम लोग सुभाषित रत्न बचपन से पढ़ते आते हैं, तो सुभाषित रत्न के अनुसार ये क्या होता है? ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम। जो ज्ञान है वो तीसरी आंख है किसकी? मनुष्य की। ये कौन कहता है? सुभाषित रत्न। अकॉर्डिंग टू दिस, जो भी व्यक्ति है वो व्यक्ति जितना भी चीज देख सकता है अपनी आंखों से, उन आंखों से देखी हुई चीज के अलावा भी वो बहुत कुछ देख सकता है। कैसे? नॉलेज से। ठीक है, तो ये सुभाषित रत्न का कथन हो गया। ऐसे ही कुछ और लोग हैं, जैसे गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी का कथन था, जो ज्ञान होता है वो अन्य किसी भी रत्न से ज्यादा बहुमूल्य होता है। किसी भी रत्न से ज्यादा बहुमूल्य कौन होता है? ज्ञान। ये कौन कहता है? गीता। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आप स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं और उनको याद रख सकते हैं। इनके अनुसार आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं ज्ञान का। इसके बाद आता है कि इनमें संबंध क्या है। देखिए, शिक्षा दर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्या होता है, इनमें क्या संबंध होते हैं? इनसे और कुछ पूछा जा सकता है कि इनका क्या क्षेत्र है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे कैसे आश्रित होते हैं, आश्रय भी आप कर सकते हैं। इस पे भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शिक्षा और दर्शन, इनकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता के बारे में देखिए, प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, घुमा घुमा के अलग अलग टर्म यूज करते हैं और वो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आप ढंग से समझ लें तो सबको एक में ही समझेंगे और आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो उपयोगिता इसकी क्या होती है, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं तो लिख भी सकते हैं। अब देखिए, आप पहले समझ सकते हैं कि एक शिक्षा और दर्शन में अंतर संबंध के बारे में लोगों का क्या कथन है। तो एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए, उनका नाम था जॉन डीवी। क्या था? जॉन डीवी। कहीं डीवी लिखा हुआ है, कहीं डेवी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जॉन डेवी जी का कथन था, क्या था कि जब शिक्षा दिया जाता है लोगों को, तो शिक्षा देते 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 कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाए होते हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो कौन देता है? दर्शन। तो इनका, जॉन डेवी का कहना है कि शिक्षा के बड़े समस्याओं का समाधान दर्शन के द्वारा होता है। जबकि एक और शिक्षाविद हुए, उनका नाम था एल.के. ओड। एल.के. ओड जी का जो कहना था, एल.के. ओड जी का कथन ये हुआ कि ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों ही। प्रोफेसर कनिंघम के अनुसार क्या हुआ कि शिक्षा दर्शन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार के द्वारा शिक्षा का प्रसार करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से कई सारे शिक्षाविदों ने कई सारी डेफिनेशंस दी हैं। आप उनमें से कुछ लोगों का चीज समझ लेते हैं और लिख देते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीजों को समझ पाए, प्रैक्टिकलाइज कर पाए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए पेपर लिखना। अब शिक्षा का क्षेत्र देखते हैं कितना बड़ा है। तो जरा मुझे एक बात बताइए कि जब बचपन में आप लोगों ने एडमिशन लिया था, या हमने भी एडमिशन लिया था, तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ में थे, लेकिन क्या सभी इस समय एजुकेशन के सेक्टर में हैं? क्या सभी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं? नहीं जी। आप ये बोलेंगे कि कुछ तो सेना के क्षेत्र में हैं, तो कुछ इंजीनियरिंग में चले गए हैं, कुछ डॉक्टर्स बन गए हैं, कोई तो इस समय रिसर्च कर रहा है, तो कोई बैंक में है। मतलब सभी लोग अलग अलग सेक्टर्स में हैं। इसका मतलब यह है कि जो शिक्षा है वो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। ठीक है,
शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। लेकिन अब शिक्षा दर्शन की जब आप बात कर लेते हैं, तो जब शिक्षा देने की जो प्रक्रिया है उस चीज पे जब विचार होने लगता है तो वो शिक्षा दर्शन हो जाता है। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन का क्या क्षेत्र है? तो शिक्षा दर्शन का क्षेत्र क्या है? अनुशासन संबंधी। अनुशासन, देखिए कहा जाता है कि अनुशासन से ही ज्ञान मिल पाता है, अनुशासन से ही आप शिक्षा ले सकते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये दर्शन का स्टेटमेंट है, लेकिन अप्लाई कहां करते हैं? शिक्षा देने में। तो ये अनुशासन हो जाती है एक चीज। शिक्षा का जो स्वरूप है, ठीक है ना, शिक्षा का स्वरूप ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है शिक्षा दर्शन ही डिसाइड करती है कि आप कैसा सिलेबस बनाएंगे और क्या पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे, क्या कैसे चीज पढ़ाएंगे, किस विद्यार्थी को किस तरह की चीज पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा उस चीज को ग्रहण कर पाएगा। तो ये जो शिक्षा का स्वरूप होता है इसका कौन निर्धारण करता है? शिक्षा दर्शन। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रभाव जो भी है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक ये सभी जो प्रभाव होते हैं इन सब के बारे में भी स्टडी करता है कौन? शिक्षा दर्शन। देखिए जब शिक्षा आप दे रहे होते हैं किसी को भी तो बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट हो जाती हैं और शिक्षा के द्वारा भी बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं, उन पर निर्भर करती हैं। तो ये सारी चीजें जो बात की जाती हैं वो किसमें? शिक्षा दर्शन में। देखिए शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा देने के लिए बहुत सारे तरीकों का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो वो उसके संप्रदाय भी कहलाते हैं, शिक्षा के संप्रदाय। तो शिक्षा के संप्रदाय, शिक्षा के संप्रदाय ये भी क्या होते हैं? इसके क्षेत्र होते हैं। अब शिक्षा के संप्रदाय आप कहेंगे ये क्या होता है? तो सर आपने सुना होगा कुछ चीजें और आगे भी आप अच्छे से सुनेंगे। इसमें होता है उपयोगितावाद, प्रयोगवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और इस प्रकार से अन्य चीजें। मतलब शिक्षा आप देंगे किसी को तो किस प्रकार की शिक्षा देंगे और किस रूप से शिक्षा देंगे, ये सारे जो निर्धारण होते हैं वो कौन करता है? शिक्षा दर्शन निर्धारित करता है सब। शैक्षिक मूल्य मतलब किसी व्यक्ति को कैसे हम पढ़ाएं और अगर पढ़ाते भी हैं तो उसका यूज क्या है लाइफ में, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो निर्धारित होती हैं वो किसके द्वारा? शिक्षा दर्शन के द्वारा। तो शिक्षा के मूल्य भी निर्धारित कर लेता है शिक्षा दर्शन। आशा है कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे और मेरे स्टेटमेंट केवल नहीं, अपने केवल टीचर की या बुक के स्टेटमेंट नहीं, बल्कि आप विचार करें, कोशिश करें। यदि आप विचार करने लगेंगे शिक्षा के बारे में कि वास्तव में किसी को शिक्षा क्यों दी जाए, कैसे दी जाए, उसका क्या प्रभाव कैसे पड़ रहा है, कहां पे, तो आप इन चीजों के बारे में ज्यादा समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन की आवश्यकता क्यों है? भाई देखिए दर्शन की आवश्यकता क्यों है शिक्षा के क्षेत्र में, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। देखिए दर्शन क्या है? विचार करना, और शिक्षा क्या है? किसी को सिखाना या प्रशिक्षण देना, ठीक है ना। तो इसकी आवश्यकता ये हो जाती है कि जब भी आप किसी को पढ़ाएं तो ये विचार करें कि हम इसे क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर आप ये चीज समझ सकते हैं तो आप इस प्रश्न का बखूबी उत्तर दे सकते हैं। जाहिर सी बात है आप समझते होंगे। आइए कुछ बात भी कर लेते हैं हम लोग, जैसे ब्रह्मांड में मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। कुछ लोग बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति है, कोई बोलता है शांति की प्राप्ति, कोई बोलता है धर्म की प्राप्ति है। इस तरह से उद्देश्य की प्राप्ति है, कोई ना कोई उद्देश्य की प्राप्ति तो जरूर है। तो ये इसकी आवश्यकता है दर्शन की। इसका स्वरूप जो होगा, शिक्षा का जो स्वरूप होगा, देखिए बार बार वही चीज घूम के आ रही है जो अभी आपने अंतर संबंध में देखा था और अब आप यहां पे देख रहे हैं। शिक्षा का जो स्वरूप होगा वो निर्धारित कौन करेगा कि
जैसे कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो उसको ये चीज पढ़ाना है, टेक्नोलॉजी की चीजें कैसे पढ़ानी है, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसको क्या क्या चीजें पढ़ानी है। इनका जो बंटवारा होगा शिक्षा का, किसको क्या चीज पढ़ाया जाए, वो शिक्षा का स्वरूप कौन निर्धारित करेगा, दर्शन आपका दृष्टिकोण निर्धारित करेगा। तो इसलिए दर्शन की आवश्यकता इसमें हो जाती है। पाठ्यक्रम का ज्ञान, शिक्षा में पाठ्यक्रम का ज्ञान, कि अगर एक बीए का बच्चा है, उस बीए का जो स्टूडेंट है उसको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाना है, सेकंड ईयर में क्या पढ़ाना है और लास्ट ईयर थर्ड ईयर में क्या पढ़ाना है, वो चीजों का निर्धारण भी आपको विचार करके करना पड़ेगा कि आप किस क्लास में कैसे पढ़ाएं किस साल में, कि वो विद्यार्थी उन चीजों को समझ पाए। तो ये पाठ्यक्रम का ज्ञान भी हो जाएगा। शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये भी जैसे विधियों का ज्ञान। तो शिक्षण विधियां क्या है भाई, ये भी जरा समझ ले हम लोग। शिक्षण विधियों का ज्ञान, जैसे इंटरमीडिएट तक आप देखते हैं कि पहले आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाई जाती है, फिर बात बोला जाता है अच्छा यही आपने इस कहानी से सीखा है, उसको बोलते हैं हम लोग आगमनात्मक, ठीक है ना, आगमनात्मक। और फिर जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं उससे ऊपर तो क्या होता है, बहुत लंबी चौड़ी आपको कहानी एक्सप्लेन करनी पड़ती है, बहुत लंबी चौड़ी थियरी एक्सप्लेन करनी पड़ती है एक छोटी सी थियरी, एक छोटे से स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, निगमनात्मक। आगमनात्मक में ज्यादातर चीजें आपको पहले बता दी जाती हैं, पहले कहानी के द्वारा आपको चीजें समझाई जाती हैं, बाद में आपको बोला जाता है ये सीखा आपने। निगमनात्मक क्या होता है, एक स्टेटमेंट दे दिया गया, अब उस चीज को आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करते हैं, बाद में बोलते हैं हाँ हम इससे ये चीज तो सीखते ही हैं, बाकी इस चीज को हम ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखिए विधियां इसमें निर्धारित कौन करता है, दर्शन, शैक्षिक दर्शन। तो अगर आपने दर्शन नहीं पढ़ा है तो आप ये चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। समस्याओं का निर्धारण, कोई भी समस्याएं आपको कोई भी किस तरह की समस्याएं आपको आ जाती हैं पढ़ाते समय, शैक्षिक समस्याएं हो, आर्थिक समस्याएं हो, मानसिक समस्याएं हो, तो उन सभी चीजों का जो निराकरण होता है वो आपके विचारों से होता है, बैठ के सोच के होता है, ठीक है ना। तो उन चीजों का समाधान जो होता है वो दर्शन करता है। तो इसलिए दर्शन का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है शिक्षा में। आई थिंक आप ये चीज समझ चुके होंगे। अब इनकी बात कर लेते हैं कि इनमें मतलब शिक्षा एवं जो दर्शन है वो इसमें बड़ा कौन है, या कौन किस पे डिपेंडेंट है, कौन किसको निर्धारित करता है। तो आप ये जान ले कि शिक्षा और दर्शन दोनों ही अंतर संबंधित हैं। क्या है, अंतर संबंधित है, यूं कहिए कि अन्योन्याश्रित है, अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित हो गया। तो अन्योन्याश्रित का क्या मतलब हो गया कि कभी भी अगर आप शिक्षा को बात करें, शिक्षा की बात करेंगे या दर्शन की बात करेंगे, ये दोनों ही अन्य चीजों की व्याख्या करते हैं। शिक्षा जब आप दे रहे होते हैं तो दुनिया की सारी चीजों की आप व्याख्या कर रहे होते हैं, क्या के ज्ञान का प्रचार आप कर रहे होते हैं अपने विद्यार्थियों के समक्ष। और जो दर्शन होता है इसमें भी आप इन चीजों के बारे में विचार करते हैं और उसके बाद में फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों ही अन्योन्याश्रित हो जाते हैं। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे रॉस महोदय एक थे, रॉस जी का स्टेटमेंट है, इनका कहना है कि ये एक सिक्के के दो पहलू है, मतलब सेम चीज जो होती है, एक ही प्रकार का जो आपका ज्ञान होता है उस ज्ञान पे आप एक तो विचार करते हैं और उस पे आप उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो आप सोच रहे हैं मतलब खुद को आप ज्ञान दे रहे हैं, तो शिक्षा हो गया ये भी। और आप दूसरे में जब सिखा रहे हैं तो सिखाते हुए भी आप विचार कर रहे होते हैं कि हाँ इसको सिखाना है, ठीक है। इस प्रकार से रॉस जी क्या कहते हैं कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब बिना दर्शन के शिक्षा और बिना शिक्षा के दर्शन, इसकी कल्पना संभव नहीं हो पाती है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन बटलर महोदय क्या कहते हैं कि दर्शन जो होता है वो शिक्षा का पथ प्रदर्शक होता है। बटलर, जूडिथ बटलर नाम के एक दार्शनिक रहे हैं। तो बटलर जी के अनुसार क्या है कि जो दर्शन होता है, दर्शन शिक्षा
शिक्षा का पथ प्रदर्शक है। मतलब आप क्या सिखाएंगे, क्या आपको सिखाना चाहिए विद्यार्थियों को, ये निर्धारित कौन करेगा? ये निर्धारित करेगा दर्शन। मतलब किसी को क्या सिखाना चाहिए ये निर्धारित होता है दर्शन के द्वारा, ऐसा बटलर जी का कहना है। लेकिन शिक्षा और दर्शन जीवन में अभिन्न अंग है, ये दोनों ही अभिन्न अंग है, इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये ऐसा किसका कहना है? हर्बर्ट जी का। हर्बर्ट क्या कहते हैं कि दोनों लगभग एक ही है, मतलब ये कर लीजिए कि ये कहते हैं अभिन्न है। हर्बर्ट जी का कहना है कि शिक्षा और दर्शन अभिन्न है, मतलब इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। जॉन डेवी नाम के एक महोदय थे, अभी जिनकी बात हम किए हैं, तो जॉन डेवी जी का कहना है, जॉन डेवी का कहना है कि शिक्षा में दर्शन एक तरह से सिद्धांत हो जाता है। जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं शिक्षा देते देते और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती हैं, तो क्या होता है, आप विचार करते हैं और विचार करते हुए आप एक कंक्लूजन पे निकलते हैं, तो दर्शन वहां पे आता है। तो दर्शन शास्त्र शिक्षा के समस्त समस्याओं का निराकरण है। शिक्षा दर्शन का पूरक है। एक महोदय थे फिक्टे, ठीक है ना, फिक्टे नाम के एक शिक्षाविद थे। उन्होंने क्या कहा कि आप कितना भी ज्यादा विचार कर लें, कितना भी ज्यादा आप विचार कर लें, कितना भी ज्यादा आप दर्शन कर लें, निराकरण कर लें समस्याओं का, लेकिन जब तक आप उस निराकरण को लोगों के समक्ष पहुंचाएंगे नहीं, तब तक वो बेकार है आपका दर्शन। तो क्या कहते हैं कि ये शिक्षा दर्शन का पूरक है। मतलब दर्शन भले आप कर लीजिए, लेकिन उस दर्शन को एक्सप्लेन करने के बाद ही, मतलब उसको लोगों के समक्ष पहुंचाने के बाद ही फिर उसका वैल्यू, उसका मूल्य बढ़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का पूरक है, दर्शन को पूर्णता प्रदान करती है शिक्षा। शिक्षा और दर्शन दोनों ही एक ही चीज की व्याख्या करते हैं। मतलब एक तरह से यूं कर लीजिए कि शिक्षा दूसरों को सिखाने के लिए है और दर्शन खुद सीखने के लिए है। मतलब अगर आप बहुत इसको बारीकी से समझें तो दर्शन क्या होता है? दृष्टिकोण। आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। और शिक्षा क्या है कि आप उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन समस्याओं के समाधान को अगर पहुंचा रहे हैं, तो क्या हो गया? दोनों ही व्याख्या करते हैं, दोनों ही व्याख्या करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी कुछ सीखा है दर्शन और शिक्षा के बारे में, उनसे आप बहुत सारी चीजों का, मतलब बहुत सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछ जाते हैं, मतलब यूं कर लीजिए कि कम से कम 4-5 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं आपने अभी आज के लेक्चर में जो 10-15 मिनट में आपने जो सीखा है। ठीक है, दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शक है। दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शक है। अब यूं आप समझ लीजिए कि कैसे दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शक है। जैसे एक बात आप सोचिए, विचारिए कि एक समय ऐसा था कि जब केवल विज्ञान हुआ करता था, ठीक है, मतलब विज्ञान की केवल पढ़ाई होती थी। लेकिन जब विज्ञान में किसी ने पीएचडी कर लिया, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कर लिया, तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करते हुए क्या हुआ? उसने कोई एक टॉपिक चूज किया और उस पर बहुत ज्यादा व्याख्या कर डाली, किसी और ने भी बहुत ज्यादा व्याख्या कर डाली, किसी तीसरे ने भी व्याख्या कर डाली। तो ऐसे ऐसे बहुत व्याख्या करते करते क्या होगा, वो विज्ञान जो है, विज्ञान बट गया कई भाग में, ठीक है ना, विज्ञान बट गया कई भाग में। जैसे ये भौतिकी बन गया, ये रसायन शास्त्र बन गया, ये आपका जैव विज्ञान बन गया, और ऐसे ये बहुत तरह से ये बंटने लगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे पार्ट्स में होने लगा। देखिए, अगर आप दर्शन में नहीं जाते, अगर आपने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी नहीं की होती, तो आप भौतिकी कैसे पढ़ते? भौतिकी के बारे में आपको कैसे पता चलता? या फिर आपको रसायन शास्त्र या फिर जैव विज्ञान, इनके बारे में कैसे पता चलता? नहीं पता चलता। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि जो दर्शन है वो शिक्षा का पथ प्रदर्शक है। तो दर्शन
शिक्षा का पथ प्रदर्शक है। इस प्रकार से आप देख लेते हैं कि शिक्षा और दर्शन में बहुत ज्यादा अंतर संबंध पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ जाता है, हालांकि ये क्वेश्चन वैसे तो सामान्यतः आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन फिजूल सा है, लेकिन फिर भी अब पूछा जाता है तो आपको विचार तो करना पड़ेगा कि हाँ ये कितना सही है और इसका क्या प्रयोग है। तो प्रश्न आपको पूछा जाता है कि फिलॉसफी और दर्शन में अंतर क्या है। ठीक है, फिलॉसफी और दर्शन में अंतर क्या है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो वैसे तो आप अंग्रेजी में फिलॉसफी जानते हैं और दर्शन हिंदी में जानते हैं, आपको लगेगा कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या कैसे करना है मैं आपको बहुत छोटा सा क्लू दे रहा हूं, आप बाकी सब पूरा खुद लिख लेंगे। दर्शन हिंदी में कहते हैं, हिंदी कहां बोला जाता है, भारत में। ठीक है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आप समझ लीजिए कि यहां पे विचार कैसे प्रारंभ हुआ। और फिर फिलॉसफी क्या है, अंग्रेजी शब्द है, ये कहां स्टार्ट होता, ये कहां बोली जाती है सामान्यतः पश्चिमी देशों में। ठीक है, तो अब ये सोचिए कि वहां पे विचार कैसे किया जाता था। ठीक है, तो विचार वहां पे किन किन परिस्थितियों में किया गया, किन किन परिस्थितियों में वहां पे दर्शन का उद्भव हुआ, विचार का उद्भव हुआ, और यहां पे किन किन परिस्थितियों में विचार का उद्भव हुआ, सोचना विचारना लोगों ने चालू किया। वो दोनों चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो फिलॉसफी और दर्शन में अंतर कर पाएंगे। देखिए वहां विदेशों में क्या होता था कि वहां पे खाने पीने की उस तरह से लोगों को बहुत ज्यादा मतलब गरीबी में लोगों ने बहुत ज्यादा कभी मुफलिसी में समय नहीं गुजारा, और उसके वजह से किसी में दर्शन की का विचार नहीं हुआ। तो लोगों ने उसमें क्या किया कि एक अच्छा जीवन जीने के बाद में जब व्यक्ति सोचता है कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई है, उन जीवन की समस्याओं को निराकरण कैसे किया जाए। ठीक है, या फिर जो विकास होता जा रहा है लाइफ में, बहुत सारे स्टेजेस आ रहे हैं, उन स्टेजेस में जब डेवलपमेंट का एक प्रोसेस देखते हैं तो वो प्रोसेस कहां तक जा रहा है, तो उस पूरे प्रोसेस के एक्सट्रीम को जो समझना चाह रहे हैं तो फिलॉसफी में, मतलब ये विदेशों में जनरली यही होता रहा है। जीवन जगत की व्याख्या होती रही है फिलॉसफी में, मतलब विदेशों में, पाश्चात्य संस्कृति में। और दर्शन भारत में आप देखते हैं तो यहां पे बहुत सारे दुख लोग लाइफ में देखते हैं। यहां पे क्षणिक सुख की बात नहीं की जाती है, यहां पे बात की जाती है कि सुख तो ऐसा होना चाहिए जो कभी खत्म नहीं हो। छोटे सुख के लिए यहां पे बात ही नहीं की जाती है भारत में। तो जब आप छोटे सुख से ऊपर जाते हैं, यानी कि आप परमानंद की तरफ जाते हैं, तो परमानंद की तरफ जाने के लिए आप जो भी कुछ विचार कर रहे होते हैं वो सब दर्शन में आ जाता है, वो सब भारतीय संस्कृति में होती है। तो इन दोनों में आप समझ सकते हैं। फिलॉसफी में आप देखेंगे बहुत ज्यादा आध्यात्म की बात नहीं होती है, लेकिन दर्शन में आध्यात्म की बात बहुत ज्यादा होती है। यहां पे हर चीज में लॉजिक लगाया जाता है, लेकिन यहां पे हर चीज में, मतलब फिलॉसफी में हर जगह पे लॉजिक ही लगती है, दर्शन में हर जगह पे लॉजिक नहीं लगती है। यहां पे बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि इन चीजों को लॉजिक के साथ में थोड़ा अनुभूति भी हो, अंतः प्रज्ञा से भी आप इन चीजों को समझ पाए। जो तीसरी आंख है, अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सुभाषित तत्व बोलते हैं कि ज्ञानम मनुष्य तृतीय नेत्रम, ज्ञान मनुष्य का तीसरा आंख है। तो इस प्रकार से फिलॉसफी और दर्शन में आप अंतर भी व्यक्त कर सकते हैं अगर आपको ऐसा पूछा जाता है तो। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जो अभी आपको याद होगा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे संप्रदाय बन गए हैं, जैसे विकासवाद और आदर्शवाद, अंतः प्रज्ञावाद। इस प्रकार से जो भी वाद आप पढ़ते जा रहे हैं, इन वादों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, और इसके साथ में जो भी वाद आप पढ़ते हैं वो सारी हम पढ़ेंगे। स्टार्ट हम यहां से करेंगे। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं। जैसे आदर्श आप जानते हैं, आइडियल, ठीक है ना, आइडियल, और ये जब वाद लगाते हैं तो आप कर देते हैं इज्म, आइडियलिज्म।
लेकिन वास्तव में जो आदर्शवाद है वो आइडियलिज्म नहीं होता है। ये आइडियलिज्म आप आदर्शवाद से कर सकते हैं कि ये जो स्टार्ट हुआ था वो आइडिया से स्टार्ट हुआ था। जो इसमें आप एल है ना, इस एल को आप काट दीजिए, मतलब इसको आइडिया प्लस एल प्लस इज्म ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, विचार। ये आपका क्या हो जाता है, वाद, विचारवाद एक्चुअली ये है। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो विचारवाद हो जाएगा। ये स्टार्ट कहां से हुआ था, एक प्लेटो नाम की एक बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे ग्रीस में। तो उन्होंने ये चीज कॉन्सेप्ट की थी। उन्होंने बोला था कि जो भी ज्ञान है वो सब अपने मन के अंदर ही है। ऐसे ही रॉस महोदय एक हुआ करते थे। रॉस का भी यही कहना था कि जो भी कुछ हम समझते हैं वो सब कुछ मन से समझ सकते हैं। इस प्रकार से ब्लबेकर नाम के भी एक महोदय हुए। ब्लबेकर जी का कहना था कि जो भी ज्ञान है वो सभी कुछ मन से जाना जा सकता है। ठीक है, वो सब मन की अनुभूति से ही आप जान सकते हैं। ब्लबेकर जी का ये कहना था। अच्छा, ये विचारवाद स्टार्ट कहां से आया था, प्लेटो जी से। तो इन चीजों पे आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप बहुत अच्छा खासा इनके बारे में लिख सकते हैं। अब आदर्शवाद को हम एक्सप्लेन करेंगे और बाकी जो वाद है उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो भी वो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बताइए। कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप मेरे वीडियोज को देखते हैं, यहाँ पे आप आधे घंटे की वीडियोज जो देखेंगे, ये आपके लिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। बहुत ही आसानी से आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। नॉट ओनली क्वालिफाई बट अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो हो उस वीडियो की तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप वीडियो को देख पाए और अपने प्रोग्राम की, आपके बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर से मिलेंगे, नमस्कार।